देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी। हरियाणा में भी ऑपरेशन कालनेमी चलाने की कही बात, सीएम धामी की जमकर की तारीफ। सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में सैलाब, बारिश के बीच शिवालयों में जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर महादेव की गूंज रहे हैं मंदिर। प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, पौड़ी जिले में आज बंद रहेंगे स्कूल। बारिश के बाद मलबा आने से 47 सड़कें बंद। मंगलौर में मामूली विवाद ने लिया हिंसक रूप, दो पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थरबाजी के बाद पुलिस तैनात। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी उत्तराखंड दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इसके बाद सीएम नायाब सिंह सैनी ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु हजारों किलोमीटर दूर से मां गंगा का पवित्र जल लाकर अपने गांव, शहर या मोहल्ले में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सीएम सैनी ने बताया कि यह केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, समर्पण और अनुशासन का पर्व है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर कोई शरारती तत्व इस श्रद्धा की आड़ में उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि सभी यात्रा की गरिमा बनाए रखें और शांतिपूर्वक इसे संपन्न करें। श्रद्धा की यात्रा है और ये भगवान शिव की वो यात्रा है जिसको लोग श्रद्धा से, कितनी दूर से लोग नीलकंठ से भी आगे से मां गंगा के पवित्र जल को लेकर के और 500 किलोमीटर तक पैदल चल के वो अपने गांव, अपने शहर, अपने वार्ड में जाकर के श्रद्धा से उस गंगा जल से वहां पर जो हमारा पवित्र पर्व है उस पर्व के ऊपर स्नान भी करवाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी आड़ में अगर कोई शरारती तत्व उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होती है। और सीधे दिल्ली चलेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी, तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा तो भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा और जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। साथियों, ये दशक हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि शांति और प्रगति कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने के कदम कदम पर प्रगति के एहसास करते रहे हैं। देश कई प्रकार की हिंसक वारदातों का शिकार रहा है, लंबे अरसे तक शिकार रहा है। देश आजाद हुआ तब से ये समस्या को हम झेल रहे हैं, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो। कोई प्रारंभ में शुरू हुआ होगा, कोई बाद में शुरू हुआ होगा, लेकिन आज नक्सलवाद का, माओवाद का दायरा बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से
तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है। हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। साथियों, एक के बाद ऐसी घटनाएं देशभक्ति के लिए, देश की भलाई के लिए संसद में पहुंचे हुए हर माननीय सांसद के लिए गौरव का पल है। और संसद के इस सत्र में ये गौरव गान पूरा देश सुनेगा, हर सांसद से सुनेगा, हर दल से सुनेगा। साथियों, आर्थिक क्षेत्र में भी जब 2014 में आप सबने हमें जिम्मेवारी दी, देश फ्रेजाइल 5 की अवस्था से गुजर रहा था। 2014 के पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर थे और आज भारत तेज गति से दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इन दिनों 25 करोड़ गरीबों का गरीबी से बाहर निकलना, जिसको विश्व की अनेक संस्थाएं सराहना कर रही है। देश में एक जमाना था 2014 के पहले जब महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानव के जीवन में राहत बन गया है, सुविधा बन गया है। लो इन्फ्लेशन के सामने हाई ग्रोथ एक अच्छे विकास यात्रा की दिशा है। साथियों, डिजिटल इंडिया, यूपीआई आज भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है और ज्यादातर देश में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। यूपीआई ने फिनटेक की दुनिया में अपने एक नाम कमाया है। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दुनिया में जितने हो रहे हैं, अकेले भारत में उससे ज्यादा हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक वैश्विक समागम था और उसमें भारत ने बहुत बड़ी ऊंचाई प्राप्त की है। आईएलओ का कहना है कि 90 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में अब सोशल सिक्योरिटी के दायरे में हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसी प्रकार से वैश्विक संस्था WHO ने ये कहा है कि भारत अब आंख की जो बीमारी
आमतौर पर बारिश के सीजन में ज्यादा देखी जाती थी, ट्रैकोमा, अब भारत को WHO ने ट्रैकोमा फ्री घोषित किया है। तो आरोग्य के क्षेत्र में भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण भारत के लिए सिद्धि है। साथियों, पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था। और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं। और उसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले। और इसके लिए ये हमारे सांसदगण, हमारे राजनीतिक दल सराहना करने के मेरे लिए सौभाग्य है। साथियों, हम जानते हैं कि ये स्पिरिट, एक स्वर, एक एकता का वातावरण देश को कितना उत्साह से भर देता है। विजयोत्सव का ये पर्व इस मानसून सत्र में भी उसी भाव से प्रकट होगा। देश की सैन्य शक्ति को सराहना करेगा, देश के सामर्थ्य का गौरवगान करेगा और देश के 140 करोड़ नागरिकों को नई प्रेरणा का कारण बनेगा। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर के डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के इन प्रयासों को बल दें, सेना के सामर्थ्य की सराहना करें। और मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मानसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा
तो देखिए, संसद का मानसून सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। आज से ये सत्र शुरू होगा और प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में संबोधित भी कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर देते हैं, जहां प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने ताकत झोंक दी है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के प्रचार प्रसार में तेजी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों के साथ भाजपा प्रचार प्रसार कर रही है। पहले चरण के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा, वहीं दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को मतदान होगा। पंचायत चुनाव में 47,76,229 मतदाता मतदान करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए भाजपा ने अब जो ताकत है वो झोंकना शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव के पहले चरण के प्रचार प्रसार में पहले से ज्यादा तेजी आई है। सभी पार्टियां जो है प्रचार प्रसार में जुड़ी हुई हैं। मुद्दों के साथ भाजपा लगातार प्रचार प्रसार कर रही है और अलग अलग स्ट्रेटेजी पंचायत चुनाव को लेकर जो है बनाई जा रही है। सभी पार्टियां और खासकर बीजेपी जो है अलग अलग रणनीति बना रही है। आपको बता दें, पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होना है। इसके अलावा दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनय हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। विनय, प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अब सभी पार्टियों और खासकर बीजेपी ने ताकत झोंकना शुरू कर दी है, और कौन कौन सी स्ट्रेटेजी इस बार बीजेपी की तरफ से पंचायत चुनाव में चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जो है अपनाई जा रही है? किस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है? जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो पंचायत चुनाव जो है इस दौरान उत्तराखंड में होने जा रहे हैं। और 24 तारीख की अगर बात करें तो 24 तारीख को जो है इस दौरान मतदान होगा, जिसको लेकर के जो तैयारी है वो इस दौरान यहाँ पर पार्टियों की तरफ से तेजी से की जा रही है। वही बात अगर यहाँ पर बीजेपी की करें तो बीजेपी की तरफ से जो यहाँ पर जो कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए हैं तो उनका जो प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। और ऐसे में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, वो भी इस दौरान जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है प्रभात की पूरी तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर के जो तैयारी है वो भाजपा और कांग्रेस की तेजी से चल रही है। तो वही भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा यहाँ पर साफ तौर पर अपनी जीत का दावा जिस तरीके से कर रही है कि जो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में भी जो जीत है वो भाजपा के कैंडिडेट की ही होगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है प्रभात की जिस तरीके से जो यहाँ पर बात करें पंचायत चुनाव के साथ ही, तो ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से जो पंचायतों में काम जिस तरीके से किए गए हैं, जिस किसी अध्यक्ष ने या फिर जो यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख है जिस तरीके से उन्होंने कार्य किए हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उसके आधार पर ही जो जनता है वो इस दौरान जो है ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है वो यहाँ पर जो इस दौरान अपने प्रत्याशी को जिताएगी। तो ऐसे में पार्टी की जो तैयारियां हैं वो भी काफी तेजी से चलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल विनय, चूंकि देखा जाए तो जो पंचायत चुनाव होते हैं वो आम चुनाव हो, यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मुकाबले थोड़ा अलग होते हैं। इनमें स्थानीय मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में बीजेपी जो है कौन सी स्ट्रेटेजी बना रही है, कौन से मुद्दों के साथ जो है जनता के बीच पहुंच रही है? क्योंकि सरकार भी बीजेपी की है, ऐसे में कहा जा सकता है कहीं ना कहीं फायदा जो है वो भी बीजेपी को मिलेगा। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसे में यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो तो पार्टियों की चल ही रही है। साथ ही क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं उसके आधार पर जो है इस दौरान जो ये चुनाव है वो किए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है प्रभात की पूरी तैयारियों में जिस तरीके से यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने जिस तरीके से विकास कार्यों की अगर बात करें तो जो विकास कार्य जिस तरीके से उनके क्षेत्र में किए गए हैं या फिर आम लोगों की समस्याओं का खासतौर पर देखा जाए तो आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसको जो है किस तरीके से यहाँ पर हल किया जाता है, तो तमाम चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए इस दौरान जो है यहाँ पर जो पंचायत चुनाव है वो अब होने जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है प्रभात की जब पहले चरण का जो मतदान होगा वो 24 तारीख को होगा। ऐसे में मौसम की भी अगर बात करें तो जो मौसम है, मौसम के चलते इस दौरान अनुमान लगाया जा रहा है, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि मौसम खराब होने के चलते जो है इस दौरान यहाँ पर मतदान की जो संख्या है उसमें गिरावट आएगी। लेकिन यहाँ पर बात करें सरकार की तो पूरी तरीके से सरकार भी जो है इस दौरान व्यवस्था पूरी जो है यहाँ पर सरकार द्वारा बनाई गई है। साथ ही साथ दूसरे चरण के मतदान की अगर बात करें तो 28 तारीख को दूसरे चरण का जो मतदान है वो होगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है यहाँ पर प्रभात की पूरी जो तैयारियां हैं
वो इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर के पार्टियों के द्वारा भी की जा चुकी है जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है विनय कि फिलहाल चूंकि अब तारीखें भी आ चुकी हैं मतदान की, पार्टियां जो है पूरी तरह से तैयार हैं और अंतिम चरण में ये जो चुनाव प्रचार है चल रहा है। देखना होगा कि रिजल्ट क्या कुछ आता है और किसकी फिलहाल जीत होती हुई नजर आती है। फिलहाल विनय, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हैं वो होने हैं। 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान होगा और इसके बाद 28 जुलाई को जो है दूसरे चरण का मतदान होना है। और बता दें, इसको लेकर जो बीजेपी है वो लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और पार्टी का कहना है कि इस बार भी जीत उसी की होगी और लगातार जो पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही है। बीजेपी की हालांकि सरकार है तो कहीं ना कहीं फायदा भी बीजेपी को मिलता हुआ नजर आएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जहां सभी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में तेजी आई है, तो वहीं माजरी ग्रांट क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी मोनिका पाल को अपार समर्थन मिलता दिख रहा है। अपने दर्जनों समर्थकों के साथ मोनिका पाल ने क्षेत्र में घर घर जाकर वोट मांगे और जनता को विश्वास दिलाया कि अगर जनता उन पर भरोसा जताती है तो वह क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्षेत्र का युवा नशे की गिरफ्त में आ रहा है, वह युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए महिला और किसानों का हर संघर्ष में साथ देंगी। हमें सपोर्ट दे और हमें जिताए। और जनता का वैसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जैसे जैसे फील्ड में निकल रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। और आश्वासन तो ये है कि जनता की जो भी प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम तो वो अपनी बताएंगे, जैसे भी है, जहाँ भी कमी लगेगी कि यहाँ पे ऐसा है, अगर वो अपने भारी मतों से मेरे को जिताते हैं। आश्वासन में सिर्फ यही देना चाहूंगी कि जो भी उनकी समस्या रहेगी उन्हें हम हल करेंगे। सबसे ज्यादा समस्या आजकल जो हमारे गांव में चल रही है वो नशे को लेके चल रही है। हर दूसरे या तीसरे घर में नशे की बहुत समस्या है। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जा रही है बहुत ज्यादा। हरिद्वार में कांवड़ मेले में गंगा घाटों पर तैनात एसडीआरएफ के जवान पानी में डूब रहे कांवड़ियों की लगातार जान बचा रहे हैं। हरिद्वार में कांगड़ा घाट, प्रेमनगर घाट और बैरागी कैंप में अलग अलग घटनाओं में 10 कांवड़ियों की जान बचाई गई। हरिद्वार कांवड़ लेने पहुंचे कांवड़िए गंगा में स्नान करने के दौरान पानी के तेज बहाव में डूबने लगे, जिस पर एसडीआरएफ के जवानों ने गंगा में छलांग लगाई और डूब रहे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सकुशल बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं। मेरा नाम आकाश है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं यहाँ जल लेने आया था गंगा जी पे और नहा रहा था, मैं डूबने लगा तो मेरे को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया है। इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रहे हैं। घर घर जाकर मतदाताओं से विकास के नाम पर वोट देने की अपील कर रहे हैं और उनसे बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की वायदे भी कर रहे हैं। ग्राम सभा बड़कोट से ग्राम प्रधान पद की उम्मीदवार दीक्षा भट्ट ने अपने तमाम समर्थकों के साथ घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।